हाँ, व्यापारी वर्ग की सिफारिश उन्होंने कभी नहीं की। यही कारण था कि उनका हमारे यहाँ आना जाना बराबर बना रहा। एक बार वे उर्दू के प्रसिद्ध शायर कैफी आज़मी को हमारे यहाँ ले आए। हमने कई मुशायरों में कैफी आज़मी के कलाम सुने थे। उनकी शख्सियत बिल्कुल शायरों जैसी थी। उनकी नज़्म पढ़ने के अंदाज में बड़ी गहराई थी और जब वह पढ़ते थे तब एक तस्वीर से सामने खिंच जाती थी। एक बदहवासी का आलम अगर रोमानी गज़लों में तारी हो जाता था तो इनकलाबी नज़में सुनकर जुनून सा सवार हो जाता था। उनकी एक मशहूर नज़्म कुछ दिन पहले ही एक मुशायरे में सुनी थी। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, कत्ले माहौल में लर्जा शरीरे जंग है आज, हौसले वक्त के और जिस्त के यक रंग है आज, आबगीनों में तपा वलवले संग है आज, हुस्न और इश्क हम ऊ आवाज हमाहंग है आज, जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, जिंदगी जेहद में सब्र के काबू में नहीं, जलवे हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। कैफी साहब आए तो हमें अच्छा लगा, पर उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें कोई परेशानी है। सोचा मनहर जी के साथ ऐसे ही चले आए होंगे। काफी देर बैठे, कुछ और नज़में भी सुनी। कैफी साहब चलने लगे तो ठाकुर ने पूछा, कैफी साहब कोई परेशानी तो नहीं है? कैफी साहब बोले, भाई साहब आपके विभाग में एक आयकर अधिकारी हैं, उनसे बस एक बात कह दीजिए। हमने सोचा शायद कैफी साहब कुछ सिफारिश करना चाहते हैं। पूछा, क्या बात है, क्या वे आपको परेशान करते हैं? कैफी साहब बोले, नहीं जी, बस आप उनको ये कह दीजिए कि टैक्स चाहे जितना लगाएं पर मुस्कुरा कर लगाया करें। उनकी गंभीर खौफनाक मुद्रा देखकर जी खुश्क हो जाता है। हम लोग हंसते हंसते बेहाल हो गए। मनहर जी अक्सर बंबई के एक जाने माने साहित्य प्रेमी सूरज रतन जी मोहता के यहाँ संगीत, शायरी और कविता की गोष्ठियां रख लेते थे। मोहता जी दभोलकर रोड पर रहते थे। सुरुचिपूर्ण व्यक्ति के धनी सूरज रत्न मोहता को भी साहित्य, संगीत और कविता से प्रेम था। वे क्या करते थे, उनका क्या व्यापार था, या वे उद्योगपति थे, उस समय तक हमें ये सब नहीं मालूम था। ना ये सब जानकारी रखने की हम लोगों ने कभी आवश्यकता ही समझी। विशुद्ध रूप से साहित्यिक गोष्ठियां हुआ करती थी, बस यही करीब 20, 25 या 30 लोग हुआ करते थे। कुछ उनके परिवार के लोग, कुछ मनहर जी द्वारा आमंत्रित हम जैसे। इन कार्यक्रमों के शौकीन। गोष्ठियों का सारा खर्च मोहता जी के जिम्मे होता था, मसलन कवियों, संगीतकारों का पारिश्रमिक। उन दिनों ये रकम बहुत बड़ी नहीं होती थी। इसके जरिए मनहर जी इन लोगों की मदद कर दिया करते थे। मनहर जी की देखा देखी सभी लोग ठाकुर को भाई साहब के नाम से ही पुकारने लगे, चाहे कोई छोटा हो उम्र में या बड़ा, स्त्री हो या पुरुष। मोहता जी के यहाँ की गोष्ठियां में वे, उनकी पत्नी, बहुएं, भाई, भावज, उनके बच्चे सभी शामिल होते थे। एक तरह से ये गोष्ठियां पारिवारिक गोष्ठियां ही हुआ करती थी, किंतु हमारी पहचान औपचारिक ही रही, घनिष्ठता में कमी नहीं बदली। कई बार लोग ठाकुर से कहते कि तुम आयकर अधिकारी हो, एक उच्च अधिकारी, तुम्हें इस प्रकार किसी उद्योगपति के घर में नहीं जाना चाहिए। ठाकुर का उत्तर होता था, मुझसे आज तक कभी किसी ने अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं कहा, न किसी को अनावश्यक मेल मुलाकात बढ़ाने की कोशिश की। हाँ, मनहर जी मेरी उपस्थिति का भान करा के यदि किसी की कोई मदद करा देते तो इसमें हर्ज ही क्या है। किसी जरूरतमंद को कुछ मिल रहा है तो इसमें व्यवधान क्यों बनूं? मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं कि मैं उनकी मदद कर सकूं। फिर मैं चोरी छिपे जाता नहीं हूँ, 2-4 इष्ट मित्रों के साथ ही जाता हूँ।
साहित्य संगीत का आनंद लेकर लौट आता हूँ। साथ में मेरी पत्नी होती है। हमारी उपस्थिति मात्र से यदि कोई अपने को धन्य समझता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। यह बात बहुत अंशों तक ठीक है कि अक्सर बड़े लोगों का शौक होता है अपनी रईसी या दरिया दिली दिखाने का। वैसे भी पहले ऐसी महफिलें राजे रजवाड़ों या सेठ साहूकारों के घर ही हुआ करती थीं। कुछ अधिकारियों के पहुंचने से मोहता जी का रुतबा बढ़ जाता हो, ऐसी बात भी नहीं थी। ये दिगर बात थी कि मनहर जी अधिकारियों का नाम लेकर कि अमुक अमुक व्यक्ति आएंगे ऐसे कार्यक्रम रखवा लेते और वे सोचकर खुश हो लेते कि उनकी पहचान ऐसे ऐसे लोगों से है। जहां तक हमने पाया, मोहता जी को स्वयं शौक था संगीत और कविता सुनने का। उनकी पहचान के दायरे में वहां आने वालों में साहित्यकार और पत्रकार भी होते थे। डॉक्टर धर्मवीर भारती जो धर्मयुग के संपादक थे और डॉक्टर महावीर अधिकारी से पहली बार हम वही मोहता जी के घर मिले थे। वे भी मनहर जी के कारण ही वहां आए थे। डॉक्टर कैलाश वाजपेयी से भी मोहता जी के यहाँ ही भेंट हुई। डॉक्टर कैलाश वाजपेयी उन दिनों लखनऊ से बंबई नए नए आए थे। कविता बहुत अच्छी पढ़ते थे, स्वर भी बहुत अच्छा था। उनकी एक कविता जो उस दिन उन्होंने सुनाई, आवाज ना दो टकराएगी, ठाकुर को बहुत पसंद आई। गीत के बोल जितने सुंदर थे उतने ही स्वर। कैलाश जी से बातचीत हुई, मालूम पड़ा 2-4 दिन बंबई में हैं। बंबई में किसी को जानते नहीं हैं। मनहर जी वहां पकड़ लाए तो आ गए। अब मनहर जी कह गए कि थोड़ी देर में आते हैं, किसी सज्जन को छोड़कर तब उन्हें ले जाएंगे। उस रात मनहर जी लौटे ही नहीं। कैलाश जी को उस अपरिचित घर में ही रात गुजारनी पड़ी। फिर 4-5 दिन तक ना तो मनहर जी का पता चला ना कैलाश जी का। एक दिन मनहर आए तो बोले, कैलाश जी तो बहुत बीमार हो गए हैं, बंबई अस्पताल में भर्ती कराया है, उन्हीं की देखभाल में लगा रहा, अभी फल वगैरह देकर आया हूँ। कैलाश जी काफी दिन बीमार रहे। ठीक होकर जब अस्पताल से छुट्टी पाई तब मनहर जी उन्हें हमारे यहाँ ले आए। कहने लगे, भाई साहब मैं कुछ और बंदोबस्त करूंगा, तब तक मैंने सोचा ये आपके यहाँ रह ले। ऐसा मनहर जी कई बार करते थे। 2-4 दिन का मेहमान हमारे यहाँ 4-5 महीने तो साधारणता रह ही जाता था। हमारा घर 2 शयन कक्ष, एक बैठक, एक स्टडी रूम, एक रसोई घर एवं बालकोनी वाला था। बंबई के हिसाब से काफी बड़ा। स्टडी रूम को हमने पूजा के कमरे में तब्दील कर दिया था। वैसे वह मल्टीपर्पज रूम था। पूजा का कमरा भी था, स्टडी रूम भी और गेस्ट रूम भी मनहर जी द्वारा लाए गए अस्थाई कम स्थायी मेहमानों का। हमारी एक ही शर्त रहती थी कि जो भी रहे घर समझकर रहे, मेहमान की तरह ना रहे। कैलाश जी हमारे यहाँ करीब 6 महीने रहे। वे अधिकतर अपने कमरे में ही रहते और पढ़ने पढ़ाने में लगे रहते। गैबर्डिन की पेंट और बुशर्ट पहनते थे। मेरी बेटी उन्हें एक ही से कपड़े पहने देखकर एक दिन उनसे पूछ बैठी, अंकल आपके पास क्या एक ही पैंट है? रोज आप इसी को पहने रहते हैं। कैलाश वाजपेयी से फिर बहुत अरसे तक बंबई में मिलना नहीं हुआ। बाद में सुना वे दिल्ली रहने लगे हैं। कवि सम्मेलनों में नहीं के बराबर जाते हैं। हिंदी साहित्य के व्यक्ति थे। अंग्रेजी साहित्य में पारंगत पत्नी मिली, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। फिर मैक्सिको चले गए। वापस जब वे दिल्ली आए, हम लोग भी दिल्ली पहुंच गए। तब मुलाकात हुई। इस बीच न कोई चिट्ठी पत्री न खतो किताबत। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन मनहर जी एक अन्य व्यक्ति को लेकर आए। नाम था राजकमल भाटी। राजस्थान के रहने वाले थे, देवी के भक्त। रोज सुबह उठकर माँ दुर्गा की पूजा करते, फिर पानी पीते। तबला बहुत अच्छा बजाते थे। कहते थे तबला वादन में प्रेसिडेंट मेडल मिला था। तरह तरह की आवाजें तबले पर निकालते थे। सबसे प्रभावोत्पादक तो शंख की आवाज थी।
बच्चे राजकमल अंकल के सामने शंख की आवाज सुनने के लिए सम्मोहित बैठे रहते। राजकमल जी में बड़े गुण थे। बम्बई फिल्मों में कुछ करने के लिए आए थे। मनहर जी से मुलाकात हो गई। राजकमल जी के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, सो टिक गए। झुनझुनवाला जी के आश्रम में और बिल्कुल परिवार के एक सदस्य जैसे हो गए। उनकी छोटी छोटी गोष्ठियां ठाकुर ने कई जगह करवाई, परंतु कोई काम न बना। बस छोटे छोटे प्रोग्राम भर मिले। बाद में काफी समय बाद B.R. चोपड़ा ने जब टीवी धारावाहिक महाभारत बनाया, तब जाकर कहीं राजकमल जी को ब्रेक मिला। मनहर जी ने एक दिन बताया, भाई साहब, नीरज तो इन दिनों बहुत बीमार है। नीरज कानपुर के ही थे, हमारे DAV कॉलेज के पढ़े हुए। क्यों, उन्हें क्या हुआ? डॉक्टर कोई लंबा इलाज ही बता रहे हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं। फिर क्या किया जाए? इन्होंने पूछा। कई तरकीबें सोची गई, कैसे उनकी मदद की जाए। कोई प्रोग्राम कराया जाए। ठाकुर ने कहा, होना कुछ ऐसा चाहिए जो सम्मानजनक ढंग से हो। इन्हें इस बात की फिक्र हमेशा रहती थी कि किसी की मदद भी की जाए तो इस ढंग से हो कि सामने वाले को अंदाज ही न हो कि मदद की जा रही है। नीरज को बंबई बुलाया गया। उन दिनों वह लिख भी बहुत अच्छा रहे थे। पढ़ने का ढंग भी उनका अपना था। गले को दबाकर कुछ गला साफ करके ऊंची आवाज में वे स्वर लगाते थे, जो बहुत प्रभावोत्पादक होता था। गीतों के राजकुमार तो वे कहलाते ही थे। अंततः अभिनंदन की योजना बनी। बिरला मातुश्री सभागार में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उन्हें 5,000 रुपए की थैली भेंट की गई। उनके मुक्तक, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई, आदि बहुत सराहे गए। बंबई ने उन्हें हाथों हाथ लिया। कभी किसी ने उनसे पूछा, आप फिल्मों में गीत क्यों नहीं लिखते? नीरज का उत्तर था, मैं यहाँ किसी को जानता ही नहीं। तब तक नीरज से हम लोगों की मित्रता काफी गहरा चुकी थी और फिल्मी दुनिया से हमारी पहचान भी काफी बन गई थी। खार में हमारे घर के पास हेमंत कुमार, गीता दत्त आदि रहते थे। उनसे मिलना होता रहता था। एक बार मौका देखकर जब हम देवानंद के स्टूडियो में शूटिंग देखने गए, तब ठाकुर ने नीरज की किताबें खरीदकर देवानंद के पास भिजवाई। बाद में देवानंद ने उनका एक गीत, एक कदम चल रहा अलग अलग, दूसरा किसी के साथ है, सबसे पहले अपनी फिल्म में लिया। एक बार किसी ने ठाकुर से कहा, लोग कहते हैं आप अपने पद का फायदा उठाते हैं क्योंकि आप अधिकारी हैं, तभी आपकी बात का वजन है। आपके कहने से देवानंद ने किसी को इतना मौका दिया। इन्होंने कहा, हमारे कृत्यों को हमारा मन जितना समझता है उतना दूसरा कोई नहीं समझ सकता। इसलिए मन की कसौटी पर यदि मैं सही हूँ तो मुझे किसी की परवाह नहीं कि कोई क्या कहता है। जहाँ तक अपने पद का दुरुपयोग किए बगैर हम किसी की मदद कर सकते हैं, बशर्ते उससे दूसरे का नुकसान ना हो, तो मैं इसमें हिचकिचाता नहीं हूँ। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे सबके भाई साहब बने। मनहर जी का हमारे यहाँ आना जाना बढ़ता ही जा रहा था। अक्सर शाम को ही वे आते। एक दिन उन्होंने बताया कि टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रिका धर्मयुग के महिला पृष्ठों का एक महिला संपादन करती थी। अब उन्होंने अपनी असमर्थता जताई। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर उन्होंने कहा, भाभी जी जानती हैं, उस दिन मोहता जी के यहाँ जो डॉक्टर धर्मवीर भारती थे, वही धर्मयुग के संपादक हैं। धर्मयुग भारत की प्रमुख साप्ताहिक पत्रिकाओं में है, ये तो मैं जानती थी, पर मनहर जी मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? प्रकट में मैंने इतना ही कहा, अच्छा तो अब कौन वहाँ इन पृष्ठों को संभालेगा? आप क्यों नहीं काम संभाल लेती? मनहर जी ने कहा। मैं चौंक गई। आश्चर्य से मैंने ठाकुर की ओर देखा। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसमें बुराई ही क्या है? मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मनहर जी और ठाकुर की पहले से ही बात हो चुकी है। तुम जानते हो क्या कह रहे हो?
मुझे पत्रकारिता का ABCD भी नहीं आता है और मैं इतनी बड़ी पत्रिका के महिला पृष्ठों का संपादन करूंगी, जिसे हिंदुस्तान के हर घर की महिला पढ़ती है। फिर मैंने तो अर्थशास्त्र में MA किया है, LT किया है, टीचिंग मेरी लाइन रही है। हिंदी में साहित्य रत्न और विदुषी ऑनर्स भी तो किया है। लगता था इन्होंने पूरा मन बना लिया था कि मैं ये काम कर ही लूं। मैं घबरा रही थी, पता नहीं आज इनको क्या हो गया है। कहाँ मैं एक गृहिणी और कहाँ ऑफिस जाकर काम करना। ना बाबा ना, मुझसे ये नहीं होगा। बच्चे भी तो छोटे हैं। इन्होंने मेरे मन के ऊहापोह को पहचान कर कहा, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, क्यों अपना टैलेंट नष्ट कर रही हो? जब तक बच्चे छोटे थे मैंने स्वयं तुम्हें नहीं कहा कुछ और करने को। अब मैं क्या बोलती। फिर भी मैंने एक आखिरी तुरूप का पत्ता फेंका, काम तो कर लूं, पर भैया जी क्या कहेंगे? मालूम है वे पहले ही कहते थे, पढ़ी लिखी लड़की आई है, होटलों में घूमेगी। ये तो उन्हें विश्वास हो गया कि मैं वैसी नहीं हूँ। अब कहेंगे लो नौकरी भी करने लगी। हमारे घर में किसी औरत ने पहले नौकरी की है? पहले किसी ने प्रेम विवाह भी तो नहीं किया था। इन्होंने आंख मारकर कहा, और फिर क्या भरोसा कि तुम्हें नौकरी मिल ही जाएगी। एक बार जाकर डॉक्टर भारती से मिलकर तो देखो। अब मैं क्या कहती। मेरा जी धुकुर धुकुर करता रहा और उधर तय भी हो गया कि दूसरे दिन मनहर जी के साथ मैं धर्मयुग ऑफिस जाऊंगी। दूसरे दिन नियत समय पर मनहर जी भी आ गए। उनके साथ मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर चल पड़ी, बेमन से। टाइम्स ऑफ इंडिया की इमारत बहुत ही भव्य थी। लिफ्ट से चढ़कर हम ऊपर चौथे माले पर पहुंचे। तरतीब से केबिन बने हुए थे। लगता था मनहर जी को वहां अधिकांश लोग जानते हैं। चौथे माले पर एक बड़ा सा हॉल था। बाहर लिखा था धर्मयुग। मैंने देखा बहुत से लोग वहां बैठे काम कर रहे हैं, किंतु सब पुरुष ही पुरुष थे। हाँ, दूसरी ओर अवश्य कुछ लड़कियां काम कर रही थीं। मालूम पड़ा वे इलस्ट्रेट वीकली में हैं। मनहर जी हॉल के पास ही बने केबिन की ओर मुड़े, धीरे से नॉक किया और दरवाजा अंदर की ओर ठेल दिया। भारती जी से ठीक 2 बजे का समय निश्चित हुआ था और घड़ी में 2 ही बजे थे। 2-3 मिनट की औपचारिक बातचीत के बाद भारती जी ने कहा, तो आप धर्मयुग के महिला पृष्ठों का संपादन करने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैंने पत्रकारिता की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, ना कोई डिप्लोमा। मुझे संपादन का कखहरा भी नहीं आता। ये तो मनहर जी मुझे यहाँ ले आए, माने ही नहीं। मैंने सफाई देते हुए कहा, जहाँ तक संपादन का सवाल है वह तो काम करते करते आप सीख ही लेंगी, और फिर हम तो हैं आपको बताने के लिए। डॉक्टर भारती ने कहा, मुझे कोई अनुभव नहीं है। मैंने कभी किसी दफ्तर में काम भी नहीं किया है। मैंने फिर भी बच निकलने का रास्ता ढूंढा। ये बात तो हर किसी पर लागू होती है जो पहले पहल काम शुरू करता है। डॉक्टर भारती ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे असमंजस को समझकर वे शायद उसका मजा ले रहे थे। मैं रोज ऑफिस नहीं आ सकूंगी। घर पर मेरी सास हैं, वे बीमार रहती हैं। फिर कोई ना कोई मेहमान आता रहता है। मैंने फिर टालने की भरपूर कोशिश की। कोई बात नहीं, आप हफ्ते में 3 दिन आ जाइएगा। 3 पृष्ठों का काम ही तो आपको देखना है। मुझे फिर लगा शायद डॉक्टर भारती को कोई मिल नहीं रहा है, इसलिए वह मुझे जबरन फंसा रही हैं इस काम में। मनहर जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मैंने आखिर में फिर विनम्रता से कहा, मेरे आने का कोई निश्चित समय नहीं होगा। घर की सुविधा के अनुसार जब मैं समय निकाल सकूंगी तभी आ पाऊंगी। मैंने सोचा था कि अब मुझे छुट्टी मिल जाएगी। इतनी शर्तों के साथ कौन किसी को रखना चाहेगा? किंतु भारती जी ने फिर कहा, आप घर से 3 पृष्ठ बनाकर भेज दिया कीजिएगा। मिसेस जैन भी कभी कभी ऐसा ही करती थी। अब मैं क्या कहती, फिर भी एक कोशिश और की। भारती जी, आप समझते क्यों नहीं? मैं कर नहीं सकूंगी, मैंने कहा। किंतु डॉक्टर भारती की पारखी आंखों ने पता नहीं
मुझ में निहित क्या शक्ति देखी कि उन्होंने तत्काल मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर सकेंगी और बहुत अच्छी तरह इन पृष्ठों को संभालेंगी। अब कोई उपाय नहीं था। भारती जी के विश्वास की वह चमक मेरे अंतर में शक्ति का संचार कर गई। एक आत्मविश्वास, एक चेतना, एक दृढ़ता भर गई। मैंने नमस्ते की और कहा, मैं कल से आ जाऊंगी।